Alright, ladies and gentlemen, after a long time, मेरा नाम है अर्पित पाठक और आप हैं उसाई दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। बट उससे पहले बहुत दिनों बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले बहुत सारे रीज़न हैं। उन रीज़न की मैंने सोचा है कि आगे जाके बाद में कभी चर्चा करूँगा। बट फिलहाल आज संडे है, मुझे समय मिला, मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त हो गया था। बट सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। और दूसरी बात है कि जब भी मैंने वीडियो नहीं बनाया, हर दिन मुझे रिग्रेट यही हुआ कि आप लोग से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मुझे रिग्रेट है और इसीलिए यही रीज़न है कि जैसे ही मुझे थोड़ा भी समय मिलेगा, मैं प्रयास करूँगा कि एटलीस्ट मैं वीडियो बनाऊँ, वरना मुझे खुद अंदर से खराब लग रहा है। ये बात थी हमारे पुराने ऑडियंस के लिए जो कि लगातार जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। आइए मुद्दे की बात करते हैं बाजार की। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आज हम थोड़ा ब्रॉड बात करेंगे। ब्रॉड बात से मेरा मतलब क्या है? देखिए, हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। हम ऑब्वियसली बाजार में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? हम बाजार में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे क्या? आज सिर्फ लेवल्स की बात करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। आज सिर्फ लेवल्स की बात नहीं करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन में देखेंगे। और मैं पहले ही बता दूं, ऑप्शन चेन में कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। प्रॉब्लमेटिक बात करेंगे, एफआईआई डीआई डेटा की बात करेंगे। लेकिन और ज़्यादा हम बात करेंगे इस समय ग्लोबल सिनेरियो क्या है, हमारा मार्केट इतना बुरा परफॉर्म क्यों कर रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या यहाँ से सपोर्ट लेने का कोई संभावना है, या अगर गिरेगा तो कहाँ तक जाने की संभावनाएं बनती हैं, और हम इतना ज़्यादा खराब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हम पिछले 1.5 से 2 सालों में हमने कोई भी पॉजिटिव रिटर्न तो छोड़ दीजिए, हम निगेटिव लगभग 10 से 12% निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये सारी चीजों की चर्चा हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं और मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज हम टॉप डाउन अप्रोच लेंगे मार्केट की। पूरे मार्केट को एकदम बाहर हट के जूम आउट करके देखेंगे। इसको देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फिलहाल मार्केट में चल क्या रहा है, क्या सारे ट्रिगर हैं इस मार्केट में। ट्रिगर्स समझिए, कुछ ट्रिगर्स अच्छे भी हैं और काफी सारे ट्रिगर्स खराब भी हैं। सबसे पहले देखिए, वॉर। वॉर का इम्पैक्ट, वॉर का क्या इम्पैक्ट चल रहा है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। अभी तक आप जानते हो रशिया, सॉरी, ईरान और यूएस और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। पर युद्ध उनके बीच में चल रहा है, पिटाई हमारी चल रही है, और बहुत सारे स्तरों पे पिटाई चल रही है। एक तो आप समझिए, भारत में इस वजह से एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज सबने चर्चा कर ली है कि एलपीजी मिलने में दिक्कत है, पेट्रोल डीजल मिलने में परेशानी है, इनके प्राइसेस बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा मैं करता हूं अभी वॉर का। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इस वॉर की वजह से? हमारा रुपए की बहुत जबरदस्त पिटाई चल रही है। रुपए क्यों गिर रहा है और रुपए गिरने से परेशानी क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से रुपए का गिरना बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देता है, इसकी बात करेंगे। वॉर से रिलेटेड एक अपडेट ये समझ लीजिए कि इस वॉर में संभावना बन रही है कि यूएस अपने ग्राउंड ट्रूप्स, अपने ग्राउंड सोल्जर लेके आ सकता है ईरान में, जिसकी वजह से ये युद्ध लंबे समय तक चलने की संभावना है। और अगर लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो एनर्जी क्राइसिस बढ़ सकती है। लेकिन इससे रिलेटेड एक पॉजिटिव खबर भी है जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। अभी मैं आपके साथ सबसे पहले इस वॉर की वजह से रुपए की कमजोरी की चर्चा कर लेता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चर्चा आज करनी है, टॉप डाउन अप्रोच लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर आइए, देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रुपए ने कमाल कर दिया, और ये कमाल निगेटिव सेंस में किया है। रुपए एक दिन में सबसे ज्यादा बुरी गिरावट दिया है, और हमारा रुपए गिरते गिरते लगभग लगभग 94 रुपीज पर डॉलर पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा बुरी बात है, ये रुपए में बहुत खराब बिकवाली हो रही है। लेकिन आपको समझना है ये बिकवाली क्यों हो रही है, ऐसा क्या है, और रुपए की कमजोरी से हमें समस्या क्या है। पहले एक बात समझ लीजिए, रुपए को आइए जरा चार्ट में भी देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट निकाल के देखते हैं, तो जरा यहाँ पर देखिए, लगभग लगभग ये लेवल
अगर आप देखेंगे 92 रुपए के आसपास का लेवल था, जो बहुत दिनों से टॉप बना रहा था। अब वो टॉप तोड़ के रुपए ब्रेकआउट दे चुका है। इसका मतलब है रुपए की कमजोरी ब्रेकआउट दे चुकी है, रुपए कमजोर होता जा रहा है। और ये कमजोरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको हाईलाइट करके ये बताना चाहता हूं, ये कमजोरी तब हो रही है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन कर रहा है। यानी आरबीआई प्रयास कर रहा है कि रुपए ज्यादा ना गिरे। आरबीआई डॉलर बेच के रुपए खरीद रहा है, उसके बावजूद रुपए रोज नया लो बना रहा है। समझिए ऐसा क्यों है। आइए इसकी बात करते हैं। क्योंकि रुपए की गिरावट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे चर्चा लोग बहुत ही कम कर रहे हैं। तो हम रुपए की बात करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं रुपए की गिरावट से प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर हम रुपए की बात करें, रुपी डिप्रिसिएशन की बात करें, तो समझिएगा कई बार हम बात करते हैं कि अगर किसी देश की करेंसी कमजोर हो रही है तो अच्छी बात है, उस देश के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, जो सही बात है। और नॉर्मल अगर अर्थव्यवस्था चलती रहे तो ये बात सत्य निकल के आती है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया नेट इंपोर्टर कंट्री है। यानी हम जितना बाहर सामान बेचते हैं उससे ज्यादा सामान हम घर पे मंगवाते हैं, जिसकी वजह से हम, अगर एक कंट्री ले लो इंडिया को, तो हम अगर 100 रुपए का सामान बाहर बेचते हैं तो हम लगभग 105 110, चाहे जो भी नंबर ले लीजिए, उतना सामान अंदर इंडिया में लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब समझिएगा इसकी वजह से होता क्या है। जब भी कुछ भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं, ग्लोबल जो ट्रेड होती है, ग्लोबल ट्रेड तो डॉलर में होती है। सही बात है, ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होती है, लेकिन हमारे देश की आमदनी तो रुपए में होती है। जब आपका रुपए कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है और रुपए कमजोर होता है, तो हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट करना एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। आप जो भी चीज इंपोर्ट करोगे वो महंगी हो जाएगी। अब इंपोर्ट महंगा होने से हमें प्रॉब्लम क्या है। इंपोर्ट महंगा होने से प्रॉब्लम ये निकल के आती है दोस्तों, कि क्योंकि हम सबसे ज्यादा चीज किस चीज का इंपोर्ट करते हैं, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं एनर्जी का। एनर्जी में आप ऑयल ले लीजिए, क्रूड ले लीजिए, क्रूड ऑयल ले लीजिए, सबसे ज्यादा तो हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। एलपीजी ले लीजिए, नेचुरल गैस ले लीजिए, एनजी नेचुरल गैस ले लीजिए, ये इंपोर्ट करते हैं। अब आप समझिएगा, इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा एनर्जी करते हैं और 85% एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं। रुपए का कमजोरी डॉलर के कंपैरिजन में हमारा इंपोर्ट महंगा कर देता है, इसको भी एनर्जी के प्राइसेस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से देखिएगा दोहरी मार पड़ती है। पहली मार एक चीज समझिएगा, एज अ गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट तो रुपए में कमाती है, लेकिन खर्चा जब कोई क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, नेचुरल गैस इंपोर्ट करती है, जो हमारे आपके घर में एज अ एलपीजी सिलेंडर के रूप में, चाहे पाइप के रूप में आ रहा है, चाहे आपके पेट्रोल पंप में वो डीजल और पेट्रोल के रूप में, सीएनजी के रूप में आ रहा है। आप एक चीज समझिए, गवर्नमेंट कमाती है रुपए में लेकिन खर्चा करती है डॉलर में। अब अगर रुपए कमजोर होगा तो इनकी आमदनी रिलेटिव टू द डॉलर कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है ना, वो बढ़ने की संभावनाएं रहती है। अब हर बजट में देखेंगे, हम बात करते हैं हम 4% से नीचे का फिस्कल डेफिसिट रखेंगे, लेकिन अगर इसी तरह का रुपए कमजोर होता रहा ड्यू टू ग्लोबल रीजंस या अपने खुद के रीजंस, तो आप फिजिकल डेफिसिट मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो आपको विदेश से, बाहर से लोन उठाना पड़ेगा। भारत सरकार बहुत ज्यादा लोन उठाती है बाहर से, और जो लोन उठाएगी वो भी डॉलर में उठाएगी। जब डॉलर में लोन उठाएगी तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो भी डॉलर में करेगी। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाएगी सरकार के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे सरकार का कर्जा हमारा कर्जा है। ये चीज 99% लोग समझने नहीं चाहते, लेकिन ये समझिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये। बट आप पे एज अ पब्लिक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। भाई आपका पेट्रोल चाहे डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे रुपए कमजोर होने से, और ऊपर से युद्ध और चल रहा है तो और ज्यादा परेशानी है। हमारे यहाँ क्योंकि हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, आप जो एप्पल यूज कर रहे हैं वो असेंबल भारत में होता है, भारत में बनता नहीं है, ये झूठ है। हम कोई चीज भारत में नहीं बनाते, कोई चिप नहीं बनाते भारत में, हम बहुत कम चीजें भारत में बनाते हैं, ये चीज समझिए।
हम भारत में क्योंकि बहुत चीजें कम बनाते हैं, तो जैसे ही डॉलर मजबूत होता है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने से क्या होता है, फिर से आम आदमी का खर्चा ज्यादा होता है। आपकी जो पहले मान लीजिए आप पहले 50,000 की नौकरी करते थे, आप अपने 2 बच्चों को 50,000 में पाल पोस के बड़ा कर देते थे। आज वो संभव नहीं है। आज आप नहीं कर पाओगे। आज आपको यही पाल पोसने के लिए 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए चाहिए। ये महंगाई है, महंगाई की मार पड़ती है। ये भले ही सरकारी आंकड़े ये चीज आपको ना बताएं, लेकिन क्या ये चीज आपको अपने रोजमर्रा की चीजों में दिखाई नहीं दे रहा? क्या जो मोबाइल आप पहले 10,000 में कहते देते थे, 15,000 में कह देते थे कि मैं एक मिड रेंज फोन चला रहा हूं, आज वही मिड रेंज फोन 25 और 30,000 में नहीं मिल रहा है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो लैपटॉप आप पहले 50,000 में ला के दे देते थे और बच्चे उसमें अच्छे से काम कर लेते थे, आज वही लैपटॉप 80, 90 हजार, 1 लाख का पड़ रहा है। हम पे 4 गुनी मार पड़ रही है। तो रुपए कमजोर होना आपके हर दिन में महंगाई बढ़ा रहा है। आपकी जीवन में बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये परेशानी है, आदमी कमाएगा नहीं, उसके पास बचत नहीं होगी, चीजें महंगी होगी, तो वो निवेश कहाँ से करेगा? कहाँ से एसआईपी में पैसा डालेगा? तो ये प्रॉब्लम है। तो रुपए की कमजोरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऊपर से एक और चीज समझिए। अब और चीजें आप यहाँ पर देखिए, जरा मैं आपको और चीजें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड। अगर हम वापस यहीं पर आए तो यहाँ पे समझिएगा, रुपए की कमजोरी का एक और प्रॉब्लम हो गया है, और युद्ध का भी ये प्रॉब्लम हो गया है कि फ्यूल महंगा हो गया है। अभी तक आप सबको शायद पता चल गया होगा कि फ्यूल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो जो प्रीमियम पेट्रोल के डाल है वो तो दाम है, वो तो 2 रुपए से बढ़ाया गया है। नॉर्मल आदमी और न्यूज़ मीडिया में यही बात चल रही है, न्यूज़ वाले कह रहे हैं ये तो प्रीमियम पेट्रोल है, 2 रुपए से बढ़ाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मतलब खुश है न्यूज वाले, उनको कोई परेशानी नहीं है। वो ये चीज हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डीजल है वो 22 रुपए से बढ़ाया गया है। दोस्तों यकीन मानिए, 22 रुपए से इंडस्ट्रियल डीजल बढ़ाया गया है, मजाक की बात है ये। इंडस्ट्रियल डीजल मतलब आप समझ रहे हो, कोई इंडस्ट्री चल रही है, वो कोई चीज बना रही है, अगर वहां पे डीजल का प्रयोग कर रही है, और भारत में बिजली व्यवस्था कितनी अच्छी है, 24 घंटे बिजली बोलते तो है, लेकिन पावर कट कब हो जाए कब नहीं हो जाए आपको पता नहीं है। हम और आप तो इन्वर्टर लगा के जी रहे हैं। अब बिजली जब कटेगी, आप इंडस्ट्री चला रहे हो तो डीजल से आपको चलाना पड़ेगी इंडस्ट्री। आपने इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए बढ़ा दिया है, मजाक की बात है। आपका हर एक चीज और ज्यादा महंगा हो जाएगा। हर चीज महंगा होगा, एवरी सिंगल थिंग महंगी हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री ही सामान बढ़ा के उसको बाकी जगहों पर भेजती है। तो लोग फोकस कर रहे हैं, अरे नॉर्मल पेट्रोल तो बढ़ा नहीं, प्रीमियम पेट्रोल मात्र 2 रुपए से बढ़ा है। नहीं बॉस, जो आपका डीजल है इंडस्ट्रियल डीजल वो 22 रुपए से बढ़ा है। और इंडस्ट्रियल डीजल इंडस्ट्री किसको सामान बेचती है? हमको, आपको। उसका अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो वो महंगे में सामान बेचेगा। और 22 रुपए मजाक है? 22 रुपए का मतलब आप समझ रहे हैं? महंगाई एकदम अंधा बढ़ जाएगा। एक तो रुपए कमजोर हो रहा है, ऊपर से वॉर की वजह से यहाँ गैस नहीं है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इंडस्ट्रियल डीजल महंगी हो रही है। कहाँ जाएगा आम आदमी यार? कोई बात नहीं कर रहा है। ये प्रेशर है, ये अर्थव्यवस्था का प्रेशर है। आप इसको बाजार में मत लिंक करिए बस। ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, लेकिन इन प्रॉब्लम की कोई बात करना नहीं चाह रहा है। कोई न्यूज़ वाले बात नहीं कर रहे हैं, सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम विश्व गुरु हैं। मजाक मत करिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमें। एनीवेज, तो हम लोग के जितने मुद्दे थे हम एक एक करके देखिए मुद्दे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जहां से हमने शुरू किया था समझना चीजों को, वहां से अगर हम देखें तो हमने वॉर समझ लिया, वॉर में एनर्जी क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट है ये समझ लिया, रुपए की कमजोरी समझ ली, बढ़ते हुए क्रूड के दाम समझ लिए। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस पर। उसके बाद जो भारत में चल रहा है वो तो हम बात करेंगे।
अगर हम निफ्टी की बात करें, देखिए टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मोस्टली अगर आप देखो पिछले 1.5 से 2 साल हो गए हैं भारत का स्टॉक मार्केट कोई रिटर्न नहीं दिया। इनफैक्ट निगेटिव 12 से 13% का रिटर्न दे रहा है। अगर आप अभी के हिसाब से बात करो तो निगेटिव रिटर्न दे रहा है। ठीक है, हम यहाँ से टॉप से देखिएगा लगभग लगभग 12 से 13% गिर चुके हैं। क्या सब कुछ ही निगेटिव है? अभी तक देखिए जितनी बात मैंने की सब निगेटिविटी की ही बात की है। क्या सब निगेटिव है? नहीं, कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव भी हैं। कुछ पॉजिटिव चीजों पर भी हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि 360 डिग्री व्यू रखना है बाजार में। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट एक ये है, ये देखिए ईरान के जो तेल है ना, ईरान का तेल है, उस पे 30 दिनों के लिए सैंक्शन हटाने की बात चल रही है। 30 दिन के लिए सैंक्शन हटाने की बात चल रही है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये ठीक ठाक पॉजिटिव है। मतलब आप समझिए क्या कर रहा है यूएसए, जिस देश के साथ वो युद्ध कर रहा है उसको कह रहा है कि हम यहाँ सत्ता बदल देंगे। दूसरे ईरान ने 4-5 मिसाइल मारी, फोड़ दिया यूएस को। कहना पड़ेगा जबरदस्त युद्ध लड़ा है ईरान ने। ईरान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है कि भाई इसराइल यूएस के कोलिशन को अकेला कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा। हाँ, आप कह रहे हो रशिया चाइना कर रहे हैं, हाँ पीछे से कर रहे हैं, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन यार आप और हम सोच भी नहीं सकते थे, आई डोंट थिंक कोई सोच रहा होगा कि ईरान इतना तगड़ा लड़ेगा, और बहुत तगड़ा लड़ा। और ये बात तो यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि भाई क्या ही लड़े हो, कि खुद कह रहा है ईरान इज अ ग्रेट कंट्री, और हमने सोचा नहीं था कि इतना मारेंगे। जबरदस्त मारा है। हुआ क्या, इतना भयानक मार दिया कि यूएस कह रहा है कि भैया 30 दिन तक ना अपना तेल बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन तक बेच लो, उसमें थोड़ी बहुत कंडीशंस है। लेकिन ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर जैसे काम करेगी। ऐसा क्यों है जरा समझिए। युद्ध का, क्योंकि ये युद्ध गल्फ में हो रहा है, और गल्फ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल आप देखिएगा $120, सॉरी मैं यहाँ पे डॉलर की बात कर रहा हूँ। क्रूड जो है वो $120 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। $120 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और अभी जो हुआ ईरान से, जो सैंक्शन थोड़े दिन के लिए कम किए गए 30 दिनों के लिए, इससे ये हो जाएगा कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी क्रूड की। अच्छा, सप्लाई बढ़ने से ये है कि सप्लाई बढ़ गई तो थोड़ा सा प्राइस स्टेबलाइज होगा, तुरंत गिरे भले ही ना, लेकिन 120 के ऊपर जाने में परेशानी होगी। और दोस्तों देखिए 120 पे जबरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर क्रूड 120 के ऊपर जाएगा तब समझ लीजिए कि हम, हमारा देश भले युद्ध करे चाहे ना करे, हम तो बहुत प्राउडली कहते हैं भारत तो भाई कभी युद्ध नहीं करता। अबे युद्ध नहीं करते तभी तो हम डमरू बने हुए हैं, जिसको मर्जी वो हमें बजा दे रहा है। यूएस का प्रेसिडेंट क्या बोलता है, हमने भारत को, यूएस की सरकार, प्रेसिडेंट तो बोलता ही नहीं, कहती है हमने भारत को अलाउ कर दिया, ये काम कर दो। एनीवेज, 120 के नीचे रहेगा, ये एक अच्छी चीज है। अब देखिएगा अगर क्रूड $100 के नीचे चला जाए, तब आप समझिएगा मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 120 से $100 के बीच में है तब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर $100 के नीचे गया तो ये सुपर पॉजिटिव है, और अगर $120 के ऊपर गया तो सुपर निगेटिव है। और ये बात मैं ब्रेंट क्रूड की कर रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रेंट क्रूड के चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस ये समझिएगा, सप्लाई बढ़ गई तो 120 के ऊपर जाना मुश्किल होगा। ये एक आपके लिए रिलीफ है। दूसरा रिलीफ, सब चीज निगेटिव नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरा रिलीफ, शॉर्ट टर्म में कुछ रिलीफ मिल सकता है। निफ्टी अगर आप देखें यहां पर तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। एक डोजी बनाई है, लेकिन ये डोजी इन्वर्टेड हैमर जैसे एक बुलिश बुलिश इनसाइड बार का फॉर्मेशन है, इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन ये बुलिश इनसाइड बार अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे सपोर्ट पे बन रही है, जो कि थोड़ी सी उम्मीद बाजार को जरूर दे रही है। कैसे दे रही है आइए इसकी चर्चा कर लें। सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर जहां आप ट्रेड कर रहे हो वो एक सपोर्ट है। ये गैप बना हुआ था, ये गैप आई थिंक अप्रैल 2025 का गैप बना हुआ है, जो आप ग्रीन लाइन से देख सकते हैं। और इस गैप पे सपोर्ट ले रही है निफ्टी। सपोर्ट के पास है, ले तो नहीं रही है, अब ये तो बाजार ही बताएगा। सिर्फ एक बार टेस्ट किया है यहाँ पर, और अब दूसरी बार हम यहाँ पर इनसाइड बार बना रहे हैं। यानी हम
गैप के सपोर्ट पर है। इसका लेवल भी मैं आपको बता दूंगा, ये लेवल क्या आ रहा है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ यहीं पे बता दिया जाए। ये लगभग आ रहा है 22,850 से 22,800 का। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल लेवल है। ये बच गया तो थोड़ी सी सांस ले लीजिएगा, और ये टूट गया तो दोस्तों बहुत दिक्कत है। सीधे यहीं पे बता दे रहा हूँ, 1000 पॉइंट का रास्ता खुलने की संभावनाएं बन जाती है। तो ये गैप का सपोर्ट है यहाँ पर। दूसरी बात है, एक और चीज समझिएगा, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है यहाँ पर। ये जो ट्रेंड लाइन आपके सामने नजर आ रही है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ये देखिए, ये काफी लंबी 2022 से चलती हुई ट्रेंड लाइन है। वो ट्रेंड लाइन भी लगभग यहीं पे सपोर्ट दे रही है। तो एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर से गैप का सपोर्ट है, और ऊपर से कैंडल स्टिक पैटर्न पर एक सपोर्टिंग कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि लगभग 22,800 से 850 को बाजार प्रयास कर रहा है बचाने की। जब तक ये नहीं टूटता तब तक नई कमजोरी नहीं है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर मतलब 21,800 21,700 तक का सीधे 1000 पॉइंट का रास्ता खुलता है। ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जज कर सकते हो। मैंने डेली टाइम फ्रेम पे किया है, लेकिन अगर आप इसको जज करना चाहते हैं, आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी कर लीजिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी कर लीजिए, तो आपको सेम एनालिसिस निकल के आएगी। लॉन्ग टर्म में बाजार अभी भी निगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन थोड़े समय के लिए इतना एक साथ गिरने के बाद हो सकता है इन लेवल पे सपोर्ट ले ले। इसका मतलब है कि क्या शॉर्ट्स जिन्होंने किया है प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अगर मैं होता तो मैं प्रॉफिट बुकिंग पे जरूर सोचता। रीजन बिंग दैट, जब ये लेवल टूट गया तब देखा जाएगा, टूट जाएगा तो फिर से कर लेना। पर सबसे बड़ा खतरा क्या है, आपने यहां से इस रैली को पकड़ लिया, डाउनफॉल को पकड़ लिया, मस्त आपका पैसा बन गया। सपोर्ट पे आए, आपने प्रॉफिट बुक करना जानते नहीं है, बाउंस हो गई 500 600 पॉइंट बाउंस हो गई, आपका पैसा चला जाएगा, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी के पास है। तो ये गलती मत करिएगा। मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट करके पैसा बनाया है, पूरा प्रयास करिएगा कि बाउंस में ऐसा ना हो कि आपका पैसा प्रॉफिट चला जाए। वो मत करिएगा। अगर आपने जबरदस्त काम किया है तो फिर जाने मत दीजिएगा। ये हो गई निफ्टी की बात, समझ रहे हैं आप, निफ्टी की बात हो गई। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में सब कुछ बुरा नहीं है। ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में कुछ बहुत ज़्यादा चर्चा करने के लिए नहीं है। मतलब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डेटा नहीं बना हुआ है जिसकी मैं चर्चा करूं, तो ऑप्शन चेन को इग्नोर करते हैं। इवन इवन अगर मैं बात करूं तो पुट कॉल रेशियो भी लगभग 0.8 या 1 है। टॉप 10 स्ट्राइक का ले लूंगा तो 1.1 के आसपास है, और अगर ओवरऑल देखूंगा 0.8 है, मतलब न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सत्र में आप देखेंगे निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन भी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी, अगर आप भारत की देखें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं विक्स की बात करूं तो विक्स भी थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस के लेवल पे आ रही है विक्स। अब यहां से विक्स ऊपर जाने के लिए वो ये है कि भाई अगर यूएसए अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेज देता है, तब फिर एक बार समस्या आ सकती है, इस समस्या आ सकती है। अब देखिएगा विक्स भी अपने एक बार रेजिस्टेंस के आसपास है, विक्स गिरेगा तो थोड़ा सा बाजार को इसमें भी सपोर्ट मिलेगा। ऑप्शन चेन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा है उसकी बात कर लें। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, वो जानते हैं आप क्या है? वो हम बात करने जा रहे हैं अब इंस्टीट्यूशनल डेटा की। और इस पे समझिएगा, FII DII डेटा, मतलब भाई साहब क्या मैं बताऊं। ये वीडियो मैं लगभग दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार का वीडियो में कुछ इशू आ गया था, लेकिन बॉस FII क्या ही बेच रहा है। अगर कल के सत्र की भी बात करूं, मतलब लास्ट सेशन की भी बात करूं, तो FII ने लगभग 5,000 करोड़ की बिकवाली की है। कैश मार्केट में देखूंगा तो FII ने 5,000 करोड़ बेचा है। आप कहोगे ठीक है, DII ने खरीदा भी है। यस, DII ने लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा खरीदा है। तो नेट नेट कैश में पॉजिटिव आंकड़ा भले ही नजर आएगा, लेकिन DII का उतना वो नहीं है, वैल्यू नहीं है किसी भी मामले में। 5,000 करोड़ बेचा है FII ने। आपको लग रहा होगा अरे बहुत बेच दिया, बेच तो रहा ही है और बहुत बेच रहा है, लेकिन जो आंकड़ा अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये आपको शॉक कर देगा।
आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि हमारे देश में क्या कमी है। आपको याद है, अब मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन कई लोगों ने बोला था हमें एफआईआई की जरूरत नहीं है। बात करते थे कि हमारे घरेलू निवेशक संभाल लेंगे। कुछ न्यूज वाले जुमला देते थे, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गए और क्यों नहीं आए। एफआईआई का ये मंथली आंकड़ा आपके सामने है। मंथली आंकड़ा मतलब मार्च। ये मार्च लेडीज एंड जेंटलमैन अभी चल रहा है। आप दंग रह जाएंगे आगे जो होने वाला है। मार्च के महीने में एफआईआई ने 85,000 करोड़ से ज्यादा बेच दिया। 85,000 करोड़, इंग्लिश में 85,000 करोड़ मार्च के महीने में बेच चुके हैं। मार्च का महीना खत्म नहीं हुआ है। मजाक की बात है यार, शौक होना चाहिए। एज अ आम आदमी मुझे ये शॉकिंग लग रहा है। मुझे नहीं समझ में आता हमारे भारत की सरकार को शौक क्यों नहीं लगता। आप क्या कर रहे हो यार, एफआईआई को आप उल्टा सीधा बोल के भगा दे रहे हो। आपने कोई डिसीजन नहीं लिया एफआईआई को भारत में वापस लाने के लिए। अरे यार, एफआईआई अगर इस तरह से बेचेगा तो आप समझो आपका रुपए कमजोर नहीं पड़ेगा। आपको समझ नहीं आ रहा है ये बात। एफआईआई बेचेगा तो एफआईआई अपना डॉलर भारत से बाहर निकालेगा। रुपए बेचेगा, डॉलर बाहर कमाएगा। जैसे ही डॉलर बाहर ले जाएगा तो रुपए कमजोर हो जाएगा ना। रुपए तो इतना लात इसीलिए तो खा रहा है कि एफआईआई इतना बुरा बेच रहा है। लेकिन कोई इनको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया गया। एसटीटी बढ़ा दो, एसटीसीजी बढ़ा दो, जी एलटीसीजी बढ़ा दो। बहुत बढ़िया, बोल दो हमें तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। मैनिपुलेशन की हद होती है भाई, हद होती है। सीरियसली हद हो गई है मैनिपुलेशन की हमारे बाजार में। अच्छा, ये आंकड़ा देख के आपको बहुत मान लो शॉकिंग लग रहा है, तो अगला आंकड़ा तो आप सहन ही नहीं कर पाओगे। यू विल बी, आई मीन यू, आप सो ही नहीं पाओगे अगर आप भारत के लिए अच्छा चाहते हो। 2026 कितने महीने हुए हैं? 2.5 महीने। 2026 चल रहा है, 2.5 महीने हुए हैं। 2026 में एफआईआई ने 1,35,000 करोड़ बेच दिया है। 1,35,000 करोड़, 1 लाख करोड़। रुपए कमजोर नहीं होगा अगर आरबीआई इंटरवीन ना करे रुपए को बचाने के लिए। ये रुपए 100 $1 में 100 रुपए पार हो जाएगा। वो तो आरबीआई बचा रहा है डॉलर बेच बेच के। और आरबीआई बेचारा डॉलर बेचेगा तो क्या होगा, भारत का फोरेक्स रिजर्व कम होगा। भारत का फोरेक्स रिजर्व कम हो ही रहा है। कितना प्रॉब्लम है देश में, आप समझ रहे हो। पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, खाना पीना बढ़ रहा है। सरकार बोल रही है महंगाई है ही नहीं, ताकि उसे डीए वीए ना देना पड़े। और बाकी आप सरकार को जानते ही हो, महंगाई तो बिल्कुल है ही नहीं उनकी नज़रों में। आपकी नज़रों में ऑब्वियसली महंगाई, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, दाम बढ़ रहे हैं। एफआईआई 2026 में 1 लाख करोड़ बेच चुके हैं। अच्छा, ये जुमले वाले लोग जो कहते हैं कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, क्या उनको ये आंकड़ा नहीं दिखता? ये आंकड़ा मैंने बनाया है क्या? 2021 के बाद से, 2020 के बाद से, 21 से शुरू करिए, एफआईआई ने हर साल सिर्फ बेचा है। लाखों करोड़ रुपए इस देश से बाहर जा चुके हैं। जोड़िए जरा, ये लाखों करोड़ रुपए है। न 93,000 करोड़ बेच दिया 2021 में। लगभग 2.25 लाख करोड़ बेच दिया 2022 में। 2023 में 16,000 करोड़ बेचा। 2024 में 3 लाख करोड़ बेचा। 2025 में 3 लाख करोड़ बेचा। और 2026 चल रहा है, 1,34,000 करोड़ बेच चुके हैं। मजाक है ये। अगर एफआईआई बेच बेच के निकल जाएगा और आप बोल दोगे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन संभाल लेंगे, तो इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हवा में से आ रहा है। इनके पास जो पैसा आ रहा है वो पब्लिक का ही तो पैसा है। तो तुम सिर्फ पब्लिक का पैसा लगाते जाओगे तो मार्केट बढ़ेगा कैसे? क्योंकि 26,000 के निफ्टी के टॉप पे खरीदने की हिम्मत तो सिर्फ एफआईआई की है। और अगर सिर्फ पब्लिक का पैसे से मार्केट तुम चलाते जाओगे तो एक एक स्कीम बन जाएगी। अब मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा, आप खुद समझदार हैं।
और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। हर जगह आपके सामने एक सोर्स ओपन है, प्रॉपर सोर्स के साथ बात कर रहा हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसको पढ़िए, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, इसको पढ़िए। 50% of actively managed equity NFO underperformed in bull run from 2020। मतलब तेजी के बाजार में 2020 के बाद जो तेजी का बाजार आया था ना, बुल रन आया था, हम लोग कह रहे थे ये तो ऐतिहासिक बुल रन है। 50%, 50% जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, म्यूचुअल फंड है, एक्टिवली मैनेज मतलब जहां पर फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है। सुने हैं ना, कितना लोग बोलते हैं फंड मैनेजर को पैसा दे दो। एक्टिवली मैनेज फंड 50% अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि बेहतर होता आप अपना पैसा अंधा आंख बंद करके निफ्टी 50, सेंसेक्स, इस तरह के इंडेक्स फंड में डाल देते फंड मैनेजर को देने के बजाय। ये 50% है, ये आंकड़ा 10% नहीं है, 20% नहीं है, 50% है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिजनेस लाइन कह रही है, उसने रिसर्च की है, हर एक फंड की रिसर्च की है। पूरा पढ़िए तो आज ही का अखबार है ये। तो एक तो आप एफआईआई को भगा दे रहे हो, आपके डीआईआई जो है वो पब्लिक का ही पैसा दे रहे हैं। डीआईआई है कौन? म्यूचुअल फंड्स है। किसका पैसा उसके पास? आपका पैसा है। एलआईसी, प्रोविडेंट फंड्स, किसका पैसा? हमारा आपका पैसा। तो हमारा ही आपका पैसा बाजार में डाल डाल के अगर बाजार को ऊपर कर दिया जाएगा तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही तो होगा। हमारे पैसे से ओला इलेक्ट्रिक खरीदी जा रही है। अब क्या मैं बोलूं, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट अगर आप सरकार होते, अगर ये देश की कमान आपके पास होती, अगर मैं आपके सामने ये आंकड़े रखता जो सरकार के पास है, आपको थोड़ा सा दर्द नहीं होता? अगर आप अपने देश को एक कंपनी मानो, आपकी कंपनी से लाखों करोड़ रुपए हर साल निकाल ले रहा है कोई व्यक्ति, तो आप अपने में सोचोगे कि क्यों बेच रहा है, क्यों निकाल रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे इसको रोकूं? आपने कभी सुना है सरकार ने एक भी काम किया हो इनको अट्रैक्ट करने के लिए? ये कोई दुश्मन थोड़ी है यार। वो तो विदेश में बैठा व्यक्ति अपना पैसा आपके देश में लगा रहा है, तो आपके देश को आगे बढ़ा रहा है ना। आप उसको इतना गंदी तरह से बोल के आपने उसको निकाल दिया। उस पे न्यूज वाले उसको जुमला सुना रहे हैं, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। आप बोलिए कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, देखिए कहाँ गए, कहाँ आए। अगर कोई भी रिसर्च करेगा, मतलब कैसे ये बुरा नहीं लगता यार, एज अ कंट्रीमैन आपको बुरा लगना चाहिए यार। 3-3 लाख करोड़ हर साल बेच रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करिए। आप क्या कर रहे हैं? एसटीटी आपने डबल ट्रिपल कर दिया यार पैसा चोरी करने के लिए। क्यों एसटीटी डबल ट्रिपल कर रहे हो? जीएसटी लगा रहे हो, एसटीटी लगा रहे हो, एसटीसीजी आपने इतनी गंदी बढ़ा दी। ये सब आपने क्यों किया? डेरिवेटिव में ट्रेड कम हो ये करके एसटीटी बढ़ा दी, शॉर्ट टर्म ट्रेड कम हो एसटीसीजी बढ़ा दी। फिर ये बताओ एलटीसीजी क्यों बढ़ाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों बढ़ाया? ये क्यों बढ़ाया? मतलब क्या बोलूं मैं मार्केट के बारे में, ये सब बोलता हूँ। मैंने कभी कोई, आप देखिएगा कभी कोई गलत प्रोडक्ट कभी नहीं मैंने रिकमेंड किया अपने चैनल पे। कभी मतलब आप देखिएगा कोई क्रिप्टो के ऐड नहीं किए, कोई कुछ किया ही नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्रिप्टो बैड है, लेकिन मुझे जब आ रहा था क्रिप्टो के ऐड का, मुझे याद है मुझे पैसा दिया जा रहा था आप क्रिप्टो का ऐड करिए, मैंने कहा नहीं मुझे लगता है क्रिप्टो यहाँ से गिरेगा, मैंने मना कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना सोचने विचारने अपने लोगों के बारे में सोचने के बाद आपको पता ही क्या होता है? चैनल पे अजीब सी स्ट्राइक आ जाती है। भाई कौन सी कमाई है चैनल से? कोई कमाई नहीं है। आदमी बस मेहनत इसलिए करता है क्योंकि लगाव है, मुझे आपसे लगाव है, ऊपर से मुझे अच्छा लगता है आपके सामने बात करना, मेरे जीवन का एक हिस्सा है आप लोग। लेकिन
जब ये सब बात करो तो स्ट्राइक आने लगती है। कभी जी बिजनेस स्ट्राइक डाल देगा, कभी पता नहीं सरकार क्या, सरकार का आप सुने हो? सारे जो यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट बात कर रहे हैं वो सारे फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है यार, क्या गलत कर रहे हैं? बस हम लोग ये बात बता देते हैं, यही तो गलती है। चार चार पांच पांच वीडियो पे स्ट्राइक आ जा रही है। बता दे रहे हैं हार्मफुल कंटेंट, हार्मफुल कंटेंट तो होगा ही ना। ये रियलिटी जब बताई जाएगी, ये रियलिटी कौन सा न्यूज ने बता दी, किस न्यूज चैनल ने बता दी ये रियलिटी? हम लोग तो हार्मफुल होंगे ही ना बॉस, यार हार्मफुल, बिकॉज हम लोग देशवासियों को रियलिटी बता रहे हैं। आप इतना डिमोटिवेट कर, एक तो मार्केट इतना गंदा आपने कर दिया है यार, ये सब करके। हर चीज जो मार्केट में अच्छी थी, जिसकी वजह से मार्केट अपना चलता था, खराब हो गया। ऊपर से आप प्रेशर पे प्रेशर बनाए जा रहे हो। बाकी बातें तो आपको पता नहीं होंगी, हम लोग पे तो कुछ भी प्रेशर नहीं है, हमारे तो सिर्फ वीडियो डाउन कर दे रहे हैं। बाकी जो रियलिटी में बात कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मत सोचिए। आज ईरान से सीखिए, ईरान से सीखिए। क्या सीखिए ईरान से? उनके लीडर को आपने मार दिया, यूएस ने लीडर को मार दिया। कब मारा? जब उनका फेस्टिवल चल रहा था, ईद के टाइम मारा, है ना? आपने लीडर मार दिया, लीडर के नीचे मार दिया, उसके नीचे लीडर मार दिया। आपने 40-50 लोग मार दिए उसके लीडरशिप के टॉप से। लेकिन देश मजबूत खड़ा है। ईरान कह रहा है, मैं आप मुझे मारो, मैं आपको रोक नहीं सकता। लेकिन लोग यूनाइटेड खड़े हैं अपने देश के लिए। वो बदला ले रहे हैं, वो मार रहे हैं। उसके पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो यूएसए तक जाए, लेकिन ईरान कह रहा है कि जहां तक जाएगी ना, जहां तक तुम्हें मार पाऊंगा वहां तक मारूंगा। लोग यूनाइटेड है। क्यों यूनाइटेड है? क्योंकि वहां पर हमारे जैसे ये नहीं सोचते हैं, अरे ये आंकड़ा देखने के बाद लोग कहेंगे अरे नहीं बीजेपी, अरे नहीं कांग्रेस, अरे नहीं ये, अरे नहीं वो। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई हमारे देश से पैसा निकल रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। गलगोटा यूनिवर्सिटी चाइनीज कुत्ता निकाल के दे रही है आपको एआई के नाम पे। एआई के नाम पे रोबोट दिया जा रहा है। गधों को ये नहीं पता कि रोबोटिक्स और एआई दोनों अलग फील्ड है, ये तक नहीं पता। अच्छा तुमने, चलो ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया दोनों का, भाई क्लैप। चाइना से ला के तुम दे रहे हो, चाइना ऑफिशियल बोल रहा है कि हम नहीं दे पा रहे, और लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज पे क्या कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी बैठा के लड़वा रहे हैं कि ये इसकी गलती है, उसकी गलती है। बेइज्जत कौन हुआ? पूरा देश। बेइज्जती किसकी हुई? इंडिया की हुई ना। लेकिन नहीं, हमें इससे सीखना है, लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, स्टॉक मार्केट बाहर की बात है। स्टॉक मार्केट का तो जो ना होगा होगा ही। वो तो चल रहा है, चलता रहेगा। 1.5 साल 2 साल से रिटर्न नहीं दिया है, चल रहा है, चलता रहेगा। कभी सपोर्ट निकल जाएगा, कभी रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन आपका हमारा क्या होगा बॉस? सारे, आज मैं लोकल मार्केट में जाके रेस्टोरेंट में खाने की कोशिश कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट वाला बता रहा है लिटरली सिलेंडर नहीं है। मुंह बोली बात है, मतलब वो बोल रहा है बंदा। मीनू में ऑर्डर कर रहा हूँ, कह रहा है भैया मीनू काट दिया क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर नहीं है। लोगों को बता रहा है कि आप कोयले से बना दो, लकड़ी से बना दो। मैंने उसको बोला कोयले लकड़ी से बना दो, कहता है अबे अंधे, मेरा रेस्टोरेंट बंद है, इसमें कोयला जलाऊंगा मर जाओ। पूरा धूल, कोयले से एमिशन निकलती है, उसका बंद रेस्टोरेंट है, किचन अंदर है, कोयले और लकड़ी से कहाँ से बना देगा? लेकिन नहीं बॉस, उसने अपना 50 लाख रुपए लगा के रेस्टोरेंट खोला। जब वो प्रॉफिट कमाता होगा तो सरकार आके 2 लप्पड़ मार के जीएसटी एसटीटी ये वो सब चोर मतलब ले लेगी उससे। लेकिन आज जो वो परेशानी में है, सरकार कह रही है लकड़ी में बना दो तुम, कोयले में बना दो तुम। उससे पूछ नहीं रही है कि भैया ये बंद रेस्टोरेंट है, कोयले लकड़ी में कहाँ से बना दे। कोई टैक्स ब्रेक नहीं दे रही है। जांच तुरंत आ जाएगी अगर 1 रुपए का उल्टा सीधा हो जाएगा। कौन कौन काम कर पाएगा? कहाँ व्यापार बचेगा? कौन व्यापार कर पा रहा है? ऊपर से वॉर,
वॉर की वजह से पेट्रोल डीजल सब महंगा हो रहा है, बहुत बैंड बजी हुई है अर्थव्यवस्था की। बट जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है वो समझ लीजिएगा सिर्फ एक बात, 22,800 से 22,850 अगर ये बच गया वेल एंड गुड, ये टूट गया तो समस्या है, ये बच गया तो बहुत अच्छा। ऊपर के साइड लगभग 23,350 से 23,450 ये रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर सच में हमें अच्छा होना है, हमें बताना है मैं मजबूत हूं तो इसके ऊपर जाए, हमें बताना है हम कमजोर हैं तो इसके नीचे जाए, इसके बीच में तो कुछ करना ही नहीं है। नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत लेकिन देश के लेवल पर है। सोचिएगा, बताइएगा, बड़े दिनों बाद मैं वापस आया हूँ अगेन। अब मैं आऊँगा, ऑब्वियसली मैं काम में फंस गया था, मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, तो मेरा समय नहीं निकल पाया कि मैं वीडियो बनाऊँ, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है और मुझे हर दिन रिग्रेट है। एवरी सिंगल डे मुझे रिग्रेट हुआ मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जो लोग मुझसे रीच कर पा रहे थे, जो लोग मुझे मैसेज कर पा रहे थे, जो लोग मुझे मेल कर पा रहे थे, या जो मुझे रियलिटी में जानते हैं, सब ने जब भी मुझे मिले यही पूछा कि तुम वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। इससे मुझे समझ में आया, और मेरे लोग बाकी लोगों ने भी जो मेरे आसपास हैं, सबने बोला कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आप बनाइए वीडियो। और इससे ये समझ में आया कि भाई जितने भी लोग देखते हैं वो मुझे याद करते हैं, और ऐसे समय पर भाई यही बहुत बड़ी बात है कि लोग आपको याद कर रहे हैं। जहाँ पे लोगों को आपस में समय नहीं है, घर परिवार के समय नहीं है, आप समझ रहे हो समाज कैसा है, उस समाज में अगर लोग आपको याद कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 10 ही लोग आपको याद कर रहे हैं किसी भी कारणवश, इस तरह के अच्छे कारणवश कि आप कोई एनालिसिस कर रहे हो, तो यार ये बहुत बड़ी बात है। इस ये तो मैं इन डेप्थ रहूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि हर दिन वीडियो आए। मेरा काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कर रहा हूँ इस समय। कभी बताऊंगा डिटेल में आप लोगों को कि क्या हुआ, कहाँ गायब था, क्या क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने किया इस समय में, कभी डिटेल में बताऊंगा। पर याद रखिएगा, जो भी किया, जो भी कर रहा हूँ, जितने भी लोग आप लोग कनेक्टेड हैं, परमानेंट है। मैं आऊँ ना आऊँ लेकिन आप, हमेशा याद रखूंगा आपको, और किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी समय पर हमेशा आपसे कनेक्टेड रहूंगा। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, मैं पूरे जीवन भर आपसे कनेक्टेड रहूंगा, ये बात समझिएगा, हर तरह से। एनीवेज, थैंक यू सो मच। इट्स गुड टू बी बैक, बट ऑल्सो थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है कि यार हमारा देश बहुत 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 समस्या है। हम युद्ध में नहीं पड़ते, हम प्राउड करते हैं कि भारत युद्ध में नहीं पड़ता है, लेकिन भारत पे युद्ध का कितना असर हो रहा है। सब लोग, चाइना बेनिफिट ले रहा है किसी ना किसी तरह, रशिया बेनिफिट ले रहा है किसी ना किसी तरह, यूएसए बेनिफिट ले रहा है किसी ना किसी तरह, इसराइल बेनिफिट ले रहा है। ईरान पे जिस पे हमला हुआ है वो अपनी ब्रेवरी दर्शा रहा है कि यार क्या देश है, क्या हमला कर रहा है, क्या अपने अपने रिस्पेक्ट के लिए वो युद्ध कर रहा है। उसकी लीडरशिप, उसके लीडर्स अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। दिया है उन्होंने कुर्बानी, और कितने कितनों ने दी है। लड़ रहा है। सीखने लायक है यार देश दुनिया से, बहुत चीज़ें हो रही है पर सीखने लायक है। मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। बहुत लंबा होगा लेकिन यार बहुत दिनों से मैं खुद भर के रखा हूँ। मेरा खुद मन नहीं कर रहा है कि इसको एंड करूँ, मेरा मन कर रहा है आप लोग से और बातें करूँ, और समझूँ आप लोग का कैसा रहा इतना गैप के बाद। लेकिन मैं लिटरली प्रयास करूँगा कि हर दिन वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच। इट इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर ऑफ माइंड कि मैं आपके सामने आके इस तरह से खुल के बात कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।